पांडे जी, सचमुच ये सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी के लिए आपसे एक अंतरंग भेंट वार्ता करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आप ये हमारे आकाशवाणी देश की संग्रहालय की जो आज़ादी रिकॉर्डिंग की है। लड़ाई रही है, स्वाधीनता संग्राम रहा है, उसके एक निर्भीक योद्धा रहे हैं और साथ ही हमारी भारतीय विद्या जो है, इतिहास है, दर्शन, साहित्य है, राजनीति, इन सब के आप गंभीर अध्येता रहे और एक उदार चिंतक के नाते सारा देश आपको जानता रहा है। आप सुविख्यात रहे हैं। अपने महान देश की जो भावात्मक एकता रही है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात रही है, आपसी भाईचारे की बात रही है, तो उसको बनाए रखने के लिए भी आपने मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर लगातार काम किया है। आपसे भेंट करने के लिए मेरे साथ इस समय आकाशवाणी के भूतपूर्व सहायक निदेशक श्री गंगानाथ चतुर्वेदी भी उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे अनगिनत श्रोता आपकी जीवन यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव और विचार सुनकर सहज ही लाभान्वित होंगे। पांडे जी, सबसे पहले हमें आप यह बताएं कि आप मूल निवासी कहाँ के रहे और आपके शैशव और बाल्यावस्था के दिन कैसे थे और पारिवारिक और सामाजिक परिवेश कैसा था। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि पराधीन भारत का वो जो कालखंड था जब आपका जन्म हुआ, आपने जब अपना होश संभाला, उसकी भी तो सब याद होगी, तो सब के बारे में बताएं। ये आकाशवाणी संग्रहालय की मेरा रिकॉर्डिंग जन्म है। पौष शुक्ला अष्टमी संवत 1963 तदनुसार 23 दिसंबर सन 1906 में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उपत्यका में बसे हुए एक वन्य ग्राम उमरेठ में हुआ। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छिंदवाड़ा जी। उसी छिंदवाड़ा के अंतर्गत ये वन्य ग्राम उमरेठ है। वहीं मेरा जन्म हुआ। पांडे जी, क्या मूलतः आप वहीं के निवासी थे? मूलतः तो मेरे पुरखे जो थे वो रायबरेली और उन्नाव की सीमा के निकट एक जगह है ऊंच गांव डौड़िया खेर, जहाँ के निकट आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी का भी ग्राम था, दौलतपुर। द्विवेदी जी ने एक बार मुझसे कहा था कि बचवा, तू तो हमारे गांव के पड़ोसी है और हमारी एक कोठी ब्रह्मावर्त जो बिठूर है वहाँ भी थी। मेरे दादा हालांकि उनके सुपुर्द था कि वो सबसे छोटे थे और पूरे परिवार की हिफाजत करें वो, लेकिन चूंकि ऐसे परिवार के सदस्य थे वो कि जिन्होंने वीरतापूर्वक इसमें भाग लिया था 1857 के युद्ध में कानपुर में और लखनऊ में, तो उनको भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद उन्हें फांसी, मृत्युदंड फांसी के द्वारा उनको मिला। उस समय जिस समय फांसी हुई उसके बाद मेरे पिता का जन्म हुआ, जिसे पॉस्थ्यूमस सन कहते हैं कि मृत्यु परांत जन्म उनका हुआ मेरे। और यानी पुरुष प्राणी परिवार में अब नहीं कोई है? नहीं थे, उस वक्त तो थे कोई लगभग 35 परिवार के 35 जन थे और लोग थे, महिलाएं बच्चे ऐसे थे, क्योंकि 8 आदमियों का परिवार था। उनकी पत्नियां थी सब। तो ये उनको फांसी हुई सन, मुकदमा चलने के बाद सन 1858 में जी। तब मेरे पिता लगभग साल भर के हो गए थे। उसके बाद आदेश हुआ और सारी जितनी संपत्ति थी वो सब संपत्ति जब्त हो गई। सिर्फ एक मालूम नहीं कैसे
शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि कानपुर में नरवल के निकट एक ग्राम है महुआ गांव, वहाँ एक 30 एकड़ भूमि जो सीर की भूमि थी, यानी जिस पर लगान हमको नहीं देना पड़ता था परिवार को, वो किसी तरह से बच के रह गई। एक बाग उसके साथ आम का था, वो बच के रह गया। घर वहाँ थोड़ा था, वो बच के रह गया। बाकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। सारी संपत्ति जब्त हो गई और उसके बाद घरों से सबको निकाल दिया गया। तो निराश्रित शरणार्थियों की तरह ये सारा काफिला हमारे परिवार का कानपुर से इलाहाबाद की तरफ रवाना हुआ जी। रास्ते में मेरी दादी, उस समय दादी की आयु उस समय कोई 23 वर्ष की थी। तो वो सुनाती थी मुझे कि 35 सदस्य, जिनमें विधवा स्त्रियाँ थीं, हमारे दूसरे दादा के बाबा के भाइयों की, बच्चे थे, ये सारा काफिला दिन में ये लोग या तो अरहर के खेत में छुप जाते थे और या किसी कोई गांव वाले शरण देते थे तो गांव में रुक जाते थे। ये चले जा रहे थे। फतेहपुर ज़िले के भीतर उन्होंने प्रवेश किया कि उधर से जनरल नील की आर्मी वो आ रही थी इलाहाबाद से, और उसने ये दस्तूर बना लिया था अपना। इलाहाबाद में उन्होंने बड़े अत्याचार किए, लेकिन यहाँ उन्होंने दस्तूर बना लिया था कि जितने निकट के गांव होते थे रास्ते के, उन सबको वो आदमियों को, ग्रामवासियों को घेर कर गांव के भीतर कर देते थे और पूरे गांव में आग लगा देते थे, लोगों को जिंदा मार देते थे। तो जब ये काफिला वहाँ पहुँचा तो एक गांव में वो ठहरा हुआ था। एक गांव में वो ठहरा हुआ था तो वहाँ इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरी दादी जो थी, वो मेरे पिता को इधर उधर का पानी पीने से, छोटे तो थे ही वो, साल भर के आयु के, उनको पेचिश सी हो गई। तो उनके वस्त्रों को साफ करने के लिए, उस बच्चे को भी साफ करने के लिए, वो पास के एक नाले में चली गई कि उसको धो के साफ करेंगे। उसके कपड़े उन्होंने धोए, अपने कपड़े भी उनके गंदे हो गए थे। इसी बीच में जनरल नील की आदमी उधर से निकली और उन्होंने उस गांव को घेर लिया। और गांव को घेरने के बाद ग्रामवासियों के समेत कुछ लोगों ने भागने की चेष्टा करते थे, उनको वो संगीनों से भौंक करके फिर गांव के भीतर ढकेल देते थे। इस तरह उन्होंने गांव के साथ साथ हमारे परिवार के जो 33 प्राणी थे उन सबको भस्म कर दिया। सिर्फ मेरी दादी रह गई और मेरे पिता रह गया, बच्चे, पूरे परिवार, बड़े भारी परिवार। उन्होंने भीषण ज्वाला उठती हुई देखी तो वो सहम के रह गई। जब तक रात नहीं हुई उसी नाले के पास वो बैठी रही। आगे बढ़ कर के निकली। फिर उसके बाद उन्होंने रास्ता पकड़ा। किस तरह से वो इलाहाबाद पहुंची इसका कोई संज्ञा शून्य सी। वो जब वो वर्णन करती थी तो उनमें क्रोध भी रहता था, करुणा भी रहती थी और एक प्रबल प्रतिहिंसा की भावना भी। किसी तरह वो इलाहाबाद पहुंची। इलाहाबाद में मालूम नहीं किसने उनको शरण दी, लेकिन फिर किसी तरह से उनकी इस स्थिति की खबर नागपुर में भोसले राजा को लगी। भोसले राजा मेरे सबसे बड़े दादा के भाई जो थे बद्रीनाथ, उनसे परिचित थे। पूरे परिवार की कहानी उनके पास तक पहुंची तो उन्होंने एक विशेष व्यक्ति भेजा कि जहाँ भी हो उनको खोज करके मेरी दादी को लेके वहाँ आओ। तो इस तरह मेरी दादी लंबा सफ़र करते हुए नागपुर पहुँची। नागपुर पहुँच कर वहीं मेरे पिता का लालन पालन हुआ भोसले बाड़े में। परिवार के एक मित्र थे जो छिंदवाड़े में रहते थे, उन्होंने बुलाया इनको कि यहाँ आइए। वहाँ कुछ जंगल का, फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कुछ काम उनके सुपुर्द किया। इस तरह से वो उमरेठ उनका एक, क्योंकि बड़ा घना जंगल उसके चारों तरफ होता था, वो वहाँ रहने लगे। वहीं मेरा जन्म हुआ। और ये भी अजीब कहानी है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिता फिर कानपुर पहुँचे। कानपुर पहुँच के उन्होंने कुछ हिस्सा लिया स्वदेशी आंदोलन में, उसमें वो पकड़े भी गए और लगभग 3 महीने उनको जेल में भी रखा गया कानपुर के। ये किस सन के आसपास? 1906 में। जिस वर्ष आपका जन्म हुआ? जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ। फिर वो लौट के आए, लेकिन कुछ मुझको ऐसा लगता है कि कोई और उनके खिलाफ कुछ और ज़्यादा संगीन जुर्म था, क्योंकि एक तरह से वो कुछ ज़्यादा अपने को प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि प्रतिहिंसा की भावना तो हमारे सारे परिवार में थी। जी।
अंग्रेज़ों के प्रति। मेरे अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त प्रतिहिंसा की भावना थी और मैं स्वप्न देखता रहता था किस तरह से कब मुझको मौका मिलेगा कि मैं अंग्रेज़ों से इसका बदला लूँ। एक तरह से राजनीति में मुझे लाने का श्रेय मेरी दादी को है। वो बड़ी दबंग स्त्री थी। खैर पिता ने कुछ संपत्ति भी अर्जित कर ली। मेरी शिक्षा भी वहाँ के ग्राम में हुई, ग्राम की पाठशाला में। उमरेठ एक ऐसा ग्राम था जिसकी आबादी लगभग 2300 थी 2003। अच्छा। एक बड़ा गांव था वो। और अंबाझिरी नदी के तट पर था वो बसा हुआ गांव। बाघ और चीता वहाँ घूमते रहते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में बड़ा सा बाड़ा था कि जहाँ गाय और पशुधन वहाँ रखा जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बाघ आता था और बाड़े को 6 फुट ऊंचे बाड़े में कूद करके गाय को उठा के ले जाता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रामलीला वहाँ हुआ करती थी, तो उस रामलीला के बाद लोग जाते थे रावण के वध के बाद पास के जंगलों में से जाकर एक दुपतिया होती थी जिसको वो सोना कहते थे, सोना चांदी। मुझसे कहा गया कि तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं तो पेड़ पर चढ़ गया और मैंने वहाँ से बहुत से सोना पाती नीचे लोगों को फेंके और उसके बाद एक घोर गर्जन बाघ का सुनाई दिया। तो मुझसे लड़कों ने कहा जो मेरे साथी थे, कहने तुम वहीं बैठे रहना, बाघ आ गया। तो वो तो भाग गए लड़के। मैं वहाँ बैठा हुआ था। बाघ वहाँ चूँकि नदी का किनारा था वो अंबाझिरी, वहाँ पानी पीने के लिए वो आते थे। मैंने देखा बाघ पानी पीने के लिए आया है। मैं चुपचाप दुबका हुआ बैठा रहा पेड़ पर। उसके बाद फिर पिता को जब खबर हुई तो वो बहुत लोगों को ले करके बाजे बाजे बजाते हुए शोर मचाते हुए वो आए। पूछा उन्होंने तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। जब पेड़ के निकट आए मुझको उतारा। पहले तो 2-4 चांटे रसीद किए कि यहाँ बाघ आता है, तुम यहीं तुमको मरना था पेड़ पे आकर के। खैर उसे ले गए। पांडे जी उस समय आपकी क्या अवस्था रही होगी? मेरी उस समय अवस्था रही होगी कोई 8 वर्ष की। 8 वर्ष। अच्छा, और भाई बहन परिवार में? परिवार में मेरे एक बड़े भाई थे और मेरी 3 बहनें थी। अब उनमें से तो कोई भी नहीं है। नहीं, बड़े भैया? बड़े भाई मेरे सूरजबली, उनका तो विवाह भी हुआ। 2 संतानें भी उनकी थीं। एक लड़की सबसे बड़ी थी, एक लड़का छोटा था और वो लॉ ग्रेजुएट थे। लेकिन जबलपुर में भी पढ़ते थे, वो वहीं रहते थे। तो प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए उनको प्लेग हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई 24 वर्ष की आयु में। उससे पिता को इतना सदमा पहुंचा कि 1 सप्ताह के भीतर उनकी भी हृदय गति रुक जाने से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो बड़े भाई और पिता दोनों चले गए? दोनों एक साथ चले। मेरी माता थी और मेरी दादी उस वक्त तक थी। उन्होंने सबको धीरज बंधाया कि यह हमारे परिवार का तो ये है कि एक ही पुत्र रहेगा, तो ये एक पुत्र है बचा हुआ। वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे पिता के एक परम मित्र थे शिवचरण लाल मिश्र। उनके साथ हमारा बड़ा घर का संबंध था। उनकी बेटी और हमारी बड़ी बहन ये भी एक ही परिवार में ब्याही हुई थी, इसलिए और निकट का संपर्क उनका हो गया था। उन्होंने हमको अपने ही परिवार का सदस्य समझा और हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम पितृहीन हैं। और अब भी उनके वंशज हैं, वो मुझको बाबा ही कहते हैं बच्चे, और उसी प्रेम आदर के साथ मुझको बराबर याद करते रहते हैं। पांडे जी, हाँ, मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा। आपके बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सन 57 का जो युद्ध हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो कानीकुब्ज क्षेत्र के बहुत से ब्राह्मण मध्य प्रदेश के जंगलों में भाग गए और उसी संदर्भ से आपने पिताजी के मित्र का भी जिक्र किया। तो वहाँ पर क्या काफ़ी कानीकुब्ज ब्राह्मणों का समाज था? बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत थे और इस हैसियत के थे कि उनमें से कम 2 कानीकुब्ज ब्राह्मण तो वहाँ के मुख्यमंत्री हुए, रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र जी। और मेरे भाई के ससुर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, राय बहादुर भी थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी थे, कई बड़े बड़े अधिकृत पोस्टों पर ये थे। लेकिन मैंने उस दृष्टि से कभी देखा नहीं इस चीज़ को। तो अब जिस पाठशाला में पढ़ता था, अब मैंने सुना कि वहाँ से एक उनके प्रिंसिपल का पत्र आया
कि इस पाठशाला में आपने शिक्षा प्राप्त की थी, अब ये पाठशाला हायर सेकेंडरी स्कूल हो गई है और इसका नाम विशंभर नाथ पांडे हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिनके नाम पर ये स्कूल है वो महाशय कौन हैं? वाह पंडित जी एक बात बताइए कि वो पाठशाला जो थी गांव की, जहाँ से आपकी शिक्षा का आरंभ हुआ, तो वहाँ का वातावरण कैसा था, अक्षरारंभ कैसे हुआ, और वहाँ के अध्ययन अध्यापन गुरु शिष्य कैसे होते थे? वो बचपन की पाठशाला के जो दिन थे उनको थोड़ा सा स्मरण करें। पाठशाला में जुगल किशोर जी मिश्र प्रधानाचार्य थे उस पाठशाला के। अपर मिडिल तक वो पाठशाला थी उस समय, उस वन प्रदेश में भी। हाँ, उस वन प्रदेश में। और काफ़ी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। जो विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते थे या भाग जाते थे स्कूल से, उनको लड़के भेजे जाते थे, उनको पकड़ करके लाओ। और मुझको याद है उनके पैर में एक बड़ा सा डंडा बांध दिया जाता था कि वो भाग न सकें। फिर उसके बाद पढ़ाई की तरफ लोगों को विशेष रुचि थी, माँ बाप को भी बड़ी रुचि थी। तो शुरुआत पढ़ाई की उर्दू से हुई थी जी? उर्दू से हुई या हिंदी? नहीं, वहाँ उर्दू नहीं थी, वहाँ तो दूसरी भाषा मराठी थी। मराठी और आकाशवाणी संग्रहालय हिंदी, की रिकॉर्डिंग है। इन्हीं का प्रचलन वहाँ पर था। लेकिन मैंने वैसे ही अपने तरह से उर्दू पढ़ने की चेष्टा की थी, कुछ फारसी पढ़ने की चेष्टा की थी, कुछ संस्कृत में। उस समय ये था कि संस्कृत और फारसी पढ़ना आवश्यक है, और ये इसकी शिक्षा के साथ आदमी कुछ सुसंस्कृत हो जाता है। गांव का जीवन ऐसा था कि एक संपूर्ण स्वावलंबन का जीवन था वहाँ। बढ़ई सब लोगों के लकड़ी की मांगों को पूरा करते थे, लोहार किसानों की जो मांगें होती थी उनको पूरा करते थे, धोबी भी वहाँ थे, नाई भी थे, और मंदिर भी थे। कुछ महाराष्ट्र ब्राह्मण वहाँ रहते थे और कुछ ब्राह्मण वहाँ रहते थे। इस तरह से मिली जुली सब एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे। एक मुसलमान सज्जन थे सैयद मेहंदी हसन, वो वहाँ रेंजर थे, क्योंकि रेंज का बड़ा जंगल था, तो रेंजर थे वो वहाँ पर वो। और मेरे पिता जो थे वो वहाँ के मुखिया थे उस गांव के। तो नतीजा उसका ये होता था कि जितनी भी शादियाँ होती थीं तो बाहर से जो वर आते थे वो अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ आते थे। उनको हमारे पिता नारियल और दुपट्टा और बहुत सी चीज़ें उनको भेंट करते थे आशीर्वाद के रूप में। और उनको जंगल की लकड़ियाँ लाने का काम या जो मंडप बनाने के लिए जो ज़रूरत होती थी फ्रीली वो ले आते थे, लेकिन आना ज़रूरी होता था। गोंड आबादी ज़्यादा थी हमारे यहाँ, सुकल्या घर में थे गोंड, वही हम बच्चों की देखभाल करते थे। और वही जब हमारी दादी जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की यात्रा के लिए बैलगाड़ी से गई थी, वो उस ज़माने में वहाँ रेल ही नहीं थी जगन्नाथपुरी जाने के लिए या आगे, तो सुकल्या उनके साथ थे। तो दादी कहती थी कि सुकल्या की वजह से हमको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो तमिल भाषा भाषियों से खूब बात करते थे। इनकी गोंडी भाषा में तमिल के इतने शब्द हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती थी किसी तरह की। आलू यानी दूध, तन्नी यानी पानी, ये सब गोंडी भाषा में भी हैं और तमिल भाषा में भी हैं। तो इनकी वजह से हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। और उनको हम हमेशा सुकल्या काका ही कहते थे, बदतमीज़ी हम नहीं कर सकते थे। धन्नू मेहतर थे, सफाई के लिए आते थे वो, उनको भी हम धन्नू चाचा ही कहते थे। या जो भी इस तरह परिवार में लोग होते थे उनको आदर से और रिश्ते के साथ संबोधित करते थे। मेहंदी हसन से हमारे पिता की बड़ी मित्रता थी। हालांकि वो ज़माना ऐसा था कि छुआछूत तो होती ही थी, यानी पानी वो जिस जगह कमरे में बैठे हैं अगर वहाँ दरी बिछी हुई है तो दरी छोड़ करके तब वो दूसरी जगह पानी पीते थे। लेकिन फिर भी प्रेम इतना था कि अथाह प्रेम। और मेरी माँ कहती थी, मेहंदी हसन की बेटी नागपुर में ब्याही थी, तो जब मैं नागपुर जाता था तो कहती थी कि खाली हाथ बहन के यहाँ मत जाना, मिठाई लेकर के जाना। तो जब हम उनके यहाँ जाते थे तो मिठाई लेकर के जाते थे, और मुझे भाई की तरह वो वैसा ही व्यवहार करती थी उनकी बेटी। बाद में जब वर्षों के बाद मेरे पिता की मृत्यु के बाद, और जब मैं फिर मेहंदी हसन साहब से मिला सन 1924 में शायद, तो मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं ये सब छुआछूत वगैरह नहीं मानता।
थोड़ी बात उन्होंने सुनी, कहने लगे, बरखुरदार, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम, मगर मैं तो तुम्हारे पिता का ही धर्म निभाऊंगा। मैं तुमको अपने हाथ के यहाँ का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं तुमको। तो इस तरह से उन्होंने पुराना कायदे वो सब निभाए। और इतना प्रेम, तो ताज़िए बनते थे तो हम लोग ताज़िए के नीचे से निकलते थे। फिर कभी होली होती थी, दिवाली होती थी, वो लोग शरीक होते थे। तो गाँव का मिला जुला जीवन इतना अच्छा था कि जब वहाँ सप्ताह मनाया जाता था, देवी का सप्ताह मनाया जाता था, या हनुमान जी का सप्ताह मनाया जाता था, या राम का सप्ताह मना, तो एक मंडप बना के चारों तरफ लोग राम राम या देवी के जाप करते हुए घुमा करते थे, कीर्तन करते रहते थे एक सप्ताह तक। और स्कूल के लड़के भी हम लोग से शामिल होते थे उसमें। तो एक भव्य वातावरण, गांव का ऐसा भव्य वातावरण रहता था।